एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसके आज हम आंसर सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं। इसके अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट वाइज आंसर सीरीज। ओके, मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए पूरी बुक के यूनिट वाइज। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए, जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपको बीएड एग्ज़ाम से जो भी अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपको बीएड की कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारा जो टारगेट है बीएड में हमको 80% लाने ही लाने हैं। ठीक है, इसके लिए मैं भी हार्ड वर्क कर रही हूँ और आपको भी हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, तब भी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सीरीज़ ऑलरेडी बता दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, आंसर सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, जिसमें मैं एक आंसर सीरीज़ ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन 1 करा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर जाके देख लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, चलिए, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की क्या भूमिका है, उसका वर्णन कीजिए। या फिर आपसे पूछ सकते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बता दीजिए। शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, और पूछ सकते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये जो आंसर में इन तीनों के आपको क्या मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही कर लीजिए, यही आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, पहला हम समझते हैं हेरिडिटी क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है। हेरिडिटी क्या होता है, जो भी जीन्स गुण जो पेरेंट से, ठीक है, अपने चिल्ड्रन को क्या होता है ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, हेरिडिटी कहते हैं। जो भी गुण हमें अपने, जैसे कि ग्रैंडफादर को हमारे फादर से, ठीक है, और फिर हम जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, जैसे ग्रैंडफादर के जो भी गुण थे वो हमारे फादर में है, जो फादर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो चिल्ड्रन में आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। समझ आया आपको। चलिए, क्या हेरिडिटी क्या है, ये जब आनुवंशिक जीन्स गुण, आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, हस्तांतरण होते रहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी क्या होता है, स्टैटिक होता है, फिक्स होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, नेचर होता है। इसका मतलब ये है कि जो आँखों का रंग है, जैसे हमारे पेरेंट्स का आँखों का रंग है वैसे ही हमारा भी होता है। ठीक है, जो उनका कलर है वैसे ही उनका कलर होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ये क्या होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम वातावरण। वातावरण क्या होता है, डायनेमिक होता है, चेंज कर सकते हैं, पर हेरिडिटी को हम चेंज नहीं करते हैं। ये हमें नर्चर से मिलते हैं, जो भी हमारे आसपास का वातावरण है, जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। वातावरण, इससे अभिप्राय हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि। ठीक है, जो भी हेरिडिटी के अलावा है वो सभी चीज़ें क्या आ जाती है, वातावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, विकास तब भी संभव है जब आनुवंशिक और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, विकास क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। अब बहुत सारे फिलोसफर्स ने परिभाषाएं दी थी, तो आपको एग्जाम में एटलीस्ट 4 परिभाषाएं या 3 तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, और जो एज इट इज़ लिखी है वही आपको लिखना है। ठीक है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। पहले ये परिभाषा था डगलस एंड हॉलैंड के अनुसार, वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता तथा पूर्वजों से अर्जित किए उसे शामिल करते हैं। किसके अंदर, हेरिडिटी के अंदर। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार, इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, माता पिता से जो बच्चों को क्या मिलते हैं,
गुण मिलते हैं उसी को, गुण जो ट्रांसफर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अब जेम्स ट्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक, फिजिकली व मानसिक, मेंटली कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं को संतानों में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने से समय में प्रभावित किया है। ठीक है, समझ आया। अब वंशानुक्रम की प्रक्रिया कैसे होती है, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अब आपको पता है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण कैसे होता है। मेल होता है, उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, XY, और फीमेल के अंदर क्या होता है, XX होता है। ठीक है, अगर X और X क्रोमोसोम आपस में मिल जाता है तो ये क्या, कौन सी संतान पैदा होती है, XX, गर्ल होती है, बेबी गर्ल आता है। अगर X और Y क्रोमोसोम मिल जाते हैं तो कौन सी बेबी आता है, बॉय बेबी आता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें, XX से होगा तो लड़की होगी और XY होगा तो लड़का होगा। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, X और Y, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारे, 46, और इसके पेयर कितने होते हैं हमारे, 23। ठीक है, जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं और एक क्रोमोसोम ही डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके आधार पे ही सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। इतनी, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये भी आ जाता है कि ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जो एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, अगर वो हंसता है तो वो भी हंसेगा, वो रो रहा है तो वो भी रो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, जो डिफरेंट सेक्स होते हैं, या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। ठीक है, लड़का लड़का होंगे, लड़का लड़की हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, इस तरीके से ट्विंस के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। चलिए, अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, प्रयागम का सिद्धांत, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि के कम बुद्धि के बच्चे होना या कम बुद्धि वालों के तेज बुद्धि के बच्चे होना। ठीक है, जो भी पेरेंट्स है जिनके गुण उनके बच्चा क्या होता है, अपोजिट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयागम का सिद्धांत। अब क्या गॉल्टन का सिद्धांत क्या था, इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी से तो है, तो वो गॉल्टन का सिद्धांत या जीवगणना सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि ये आपके ग्रैंडफादर हैं, ये आपके फादर है और ये आपका बच्चा है। ठीक है, ये जो गुण है वो ग्रैंडफादर से चिल्ड्रन में आए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, गॉल्टन का सिद्धांत। ठीक है, बायोमेट्री थ्योरी कहलाता है। ठीक है, ये समझ आया आपको। गॉल्टन के सिद्धांत में क्या है, जब बच्चे का गुण किसमें, दादा दादी से ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अब बीजमैन के सिद्धांत में क्या था, इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोश नहीं होता है। ठीक है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। ठीक है, जैसे पिछली पीढ़ी में जो चला है वही अगली पीढ़ी में चलेगा, फिर उसके नेक्स्ट जो पीढ़ी आएगी उसमें। ग्रेगर मंडल ने क्या कहा है, इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था, ये हर पर पेपर में जरूर आता है, सीटेट के पेपर में भी आता है। ग्रेगर मंडल ने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के दाने पर। वंशानुक्रम का महत्व क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप अनेक व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, सबको पता है सबके पेरेंट्स के अलग है ना, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंस तो होगा ही। ठीक है, विकास प्रक्रिया के साथ साथ ही ये विभिन्नता स्पष्ट होती चली जाती है। इन विभिन्नताओं के आधार पर अध्यापक शिक्षा की योजना बना सकता है। वंशानुक्रम द्वारा बालक की जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है, जो अध्यापक को उनके शिक्षा कार्य में सहायक होता है। ठीक है, हेरिडिटी से ही बच्चे में पता चलता है कि उसके अंदर कौन सी कैपेबिलिटी है। ठीक है, वंशानुक्रम के कारण बच्चों को सीखने की योग्यता में अंतरों का ज्ञान होता है। वंशानुक्रम के कारण लड़कों और लड़कियों का लिंग भेद भी होता है। ठीक है, हेरिडिटी के हिसाब से पता चलता है कि लड़का होगा कि लड़की हो। अगर XX है तो लड़की होगी और अगर XY है तो लड़का होगा। ठीक है, तो जिसके कारण विभिन्न विषयों में उनकी योग्यता कम या अधिक हो जाती है। अध्यापक उनके अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है।
वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप ही शारीरिक विभिन्नता होती है। अध्यापक इस ज्ञान के आधार पर शारीरिक विकास में योगदान प्रदान कर सकता है। अब वातावरण का क्या महत्व है? वातावरण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ठीक है। हेरिडिटी को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को तो हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो बच्चा अच्छे से उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, डेवलपमेंट अच्छा होता है। अगर उसको बुरा वातावरण मिलता है, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं हो पाता है। बालक के विकास की दिशा को निश्चित करने में वातावरण सक्रिय होता है। ठीक है, वातावरण से बालक के विकास की गुणवत्ता भी निर्धारित की जा सकती है। जैसे बालक को अच्छा वातावरण तो अच्छा होगा, ठीक है, बुरा मिलेगा तो बुरा होगा। चरित्रवान होगा, अच्छा, अगर उसके अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो वो अच्छी चीज़ें सीखेगा, बुरे फ्रेंड्स होंगे तो वो बुरी चीज़ें सीखेगा। देशभक्त या देशद्रोही होना। यदि कोई अध्यापक वातावरण को समझ लेता है तो वह अपने छात्रों के लिए ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है जिससे उनकी ग्रोथ संभव हो सके, जिनकी उनकी वृद्धि अच्छी हो सके। निहित सांस्कृतिक वातावरण से बालक को भी आदर्शों का अनुकरण करने वाला व्यवहार विकसित होता है। ठीक है, अनुकरण मीन्स कॉपी करता है। जैसा बच्चा परिवार में रहता है, जैसे परिवार के लोग करते हैं, बच्चा क्या करता है उसी को ही तो फॉलो करेगा। अगर हम गलत चीज़ें करेंगे बच्चों के सामने तो वो भी गलत चीज़ें सीखेगा, तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। उसी को बोल रहे हैं। अतः अत्यधिक आवश्यक है अपने छात्रों के सम्मुख सांस्कृतिक वातावरण को बनाए रखें ताकि छात्र उनके आदर्शों को अनुकरण करें। ठीक है, टीचर को एक सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिससे बच्चे भी उसको क्या करें, अनुकरण करें, कॉपी करें। अब आपका फोर्थ आता है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की इंटरेस्ट, प्रवृत्तियों तथा अनुकूल वातावरण की व्यवस्था कर सकता है यदि वह बालकों के वातावरण को समझ लेता है। बालकों का काफ़ी समय परिवार, आस पड़ोस, खेल के मैदान में ही बीतता है। उसका व्यक्तित्व उसके अत्यधिक प्रभावित होता है। ठीक है, उस जो बालक है वो कहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा? स्कूल में तो वो सुबह चले जाते हैं 8 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, बाकी का सारा टाइम वो कहाँ रहते हैं? घर पे ही रहते हैं। तो उनका जो समय है वो कहाँ बीतता है? परिवार में, उनके जो नेबर्स के हैं, प्ले ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ। तो इससे क्या है, उनकी पर्सनैलिटी भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। अध्यापक इन संसाधनों या स्थानों के पर्यावरण की ओर विशेष ध्यान देकर बालकों को रास्ता दिखा सकता है। ठीक है, आप निष्कर्ष जरूर देंगे। जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हैं बीएड में तो आप अपना कंक्लूजन जरूर बताएंगे कि इसका क्या अभिप्राय है। ठीक है, उपरोक्त विवरण से हमें यह बात सिद्ध होती है कि वंशानुक्रम और वातावरण का बालक की शिक्षा में बहुत ही महत्व है। अध्यापक के लिए इन दोनों का ज्ञान अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, अब एक हेरिडिटी का एक क्वेश्चन था, रोल ऑफ टीचर्स क्या है? ठीक है, हेरिडिटी, शिक्षकों के लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, और उनकी क्या भूमिका है? तो जो मैंने अभी क्या बताया आपको, हेरिडिटी का इम्पोर्टेंस बताई और इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस है, वही आप रोल ऑफ टीचर में लिख देंगे। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये क्वेश्चन आता था हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, जो अभी मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट कराया है वही आप करेंगे। ठीक है, ये आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में सारा आ जाएगा पोर्शन, और जो मैंने इम्पोर्टेंस बताया वही आप क्या करोगे, लिख दोगे। ठीक है, वंशानुक्रम का महत्व और पर्यावरण का महत्व। ठीक है, इसकी जगह आप यहाँ पे लिख देना, महत्व मत लिखना, सिर्फ लिखना अध्यापक की भूमिका आनुवंशिकता और वातावरण में, ये लिख दें तो आपका इसका आंसर भी बन जाएगा इसी में। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से आपको कुछ और करने की ज़रूरत है, बस इतना ही करना काफ़ी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।